नमस्कार, मैं हूँ दृष्टि जैन एंड आई वेलकम यू टू घटना सूत्र। आज हम करेंगे 4 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टू रेट जीएसटी टू किक इन ऑन September 22। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल इन इट्स 56th मीटिंग, तो कौन सी मीटिंग हुई है? 56th मीटिंग हुई है। उन्होंने डिसाइड किया है टू रिवैम्प द टैक्स स्ट्रक्चर इनटू अ प्राइमरीली 2 रेट सिस्टम, तो 5% और 18%, विद एन एडिशनल स्पेशल 40% रेट फॉर सिन एंड लग्जरी गुड्स। कौन कौन से गुड्स पे? जैसे टोबैको, पान मसाला, हेलीकॉप्टर्स। द न्यू सिस्टम विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 22 सितंबर 2025। की हाईलाइट्स देखते हैं। जो दो मेन स्लैब्स है वो कितने के हैं? 5% और 18%। स्पेशल 40% स्लैब है सिन गुड्स और लग्जरी गुड्स के लिए। फिर 0% स्लैब है इंडिविजुअल लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लिए एंड 37 लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए। सेक्टोरल रिलीफ्स है। सेक्टोरल रिलीफ्स की बात की जाए तो टेक्सटाइल सेक्टर में जीएसटी ऑन मैन मेड फाइबर रिड्यूस फ्रॉम 18% टू 5% और मैन मेड यार्न में 12% से 5%। सीमेंट की बात की जाए तो जीएसटी रिड्यूस हुआ है 28% से 18%। बायोपेस्टिसाइड्स, बायोमिथेनॉल, हैंडीक्राफ्ट्स, लेदर आइटम्स, ग्रेनाइट एंड मार्बल ब्लॉक्स, उनको भी 5% पिला दिया है टैक्स रेट को। फिर डेली यूज़ गुड्स जैसे सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, बाईसाइकिल, टेबल फैंस, फुटवेयर एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स टू सी रिड्यूस्ड रेट्स, तो इनका भी रेट कम हो गया है। इंडियन ब्रेड्स की बात की जाए तो रोटी, चपाती, पराठा, इनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है जीएसटी से, रोटी, चपाती एंड पराठा। ठीक है। फिर की फैक्ट्स की बात करते हैं तो आर्टिकल 246A इज़ द स्पेशल प्रोविजन फॉर जीएसटी और इंसर्ट हुआ था 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के द्वारा। ये याद रखिएगा ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को, और ये डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है जो सब्ज्यूम करता है मल्टीपल सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस को इनटू अ सिंगल यूनिफाइड टैक्स रिजीम। द जीएसटी काउंसिल इज चेयर्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर करेंटली निर्मला सीतारमन, और वो हेड कर और उसमें और कौन कौन होते हैं? विथ ऑल स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स एज मेंबर्स। 2024 के डेटा के हिसाब से जीएसटी कलेक्शन एवरेज मतलब किस अमाउंट के अराउंड था? तो रुपीज़ 1.6 to 1.7 लाख करोड़ पर मंथ। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1.6 to 1.7 लाख करोड़ रुपीज़ पर मंथ, मेकिंग इट द सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू। इंडिया का जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 11.7% है 2024 के हिसाब से, और ओईसीडी का जो एवरेज है वो 34% है। इंपॉर्टेंट डेटा है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडियाज़ फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल लॉन्च्ड इन आसाम। तो इंडिया का पहला वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ है? आसाम में। तो आसाम बेस्ड जो फाउंडेशन है वी फाउंडेशन इंडिया, उसने कोलैबोरेट किया है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के साथ और लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल। जो इनिशिएटिव है उसका एम है बिल्ड करना एक नेटवर्क ऑफ कंजर्वेशनिस्ट, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट और एकेडमिशियंस, जिसमें जो स्टूडेंट्स रहेंगे वो वॉलंटियर्स का भी काम करेंगे और प्रोटेक्शन ऑफ वल्चर्स का काम करेंगे, वल्चर्स के लिए फोकस करेंगे। जो पोर्टल है वो फोकस करता है डिसमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन इन लोकल लैंग्वेजेस स्टार्टिंग विथ एसमीज़, जिससे कि हम स्ट्रेंथन कर सकें ग्रास रूट अवेयरनेस। की हाईलाइट्स की बात करते हैं तो जो पार्टनर्स हैं इसमें कौन कौन हैं? आसाम बर्ड मॉनिटरिंग नेटवर्क, LASA फाउंडेशन, सुरक्षा समिति एंड इंडिविजुअल कंजर्वेशनिस्ट हैं। फिर वल्चर क्राइसिस की बात की जाए इंडिया में तो जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हुआ है बाय ओवर 97% बिटवीन 1992 से 2007 के बीच में, मेनली ड्यू टू डाइक्लोफेनिक के पॉइजनिंग के कारण, जो वेटनरी में यूज़ करते हैं अपन। फिर करेंट स्टेटस की बात करते हैं जो 9 स्पीसीज़ ऑफ वल्चर्स है इंडिया में, उसमें कौन कौन सी है? वाइट रम्प्ड वल्चर, सेंटर बिल्ड वल्चर, इंडियन वल्चर जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। फिर 2023 की फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से बात करें तो इंडिया की जो वल्चर पॉपुलेशन है वो इट इज़ शोकेसिंग अर्ली साइंस ऑफ स्टेबलाइजेशन ड्यू टू कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो कंजर्वेशन एफर्ट्स के कारण थोड़ा बहुत स्टेबलाइजेशन आ रहा है पॉपुलेशन में। गवर्नमेंट एफर्ट्स की बात की जाए तो जो वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर्स हैं वो बने थे अंडर एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2020 से 25 के बीच में। फिर बैन हमने किया था वेटनरी डाइक्लोफेनिक में सिंस 2006 और प्रमोशन किया था प्रमोशन ऑफ सेफर अल्टरनेटिव्स लाइक मेलॉक्सिकैम। ये इंपॉर्टेंट है ना, ये ड्रग का नाम याद रखिएगा, मेलॉक्सिकैम। की फैक्ट्स में आते हैं तो अभी 9 स्पीसीज़ ऑफ वल्चर है इंडिया में, ऑफ विच 4 आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। उसमें है वाइट रम्प्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, इंडियन वल्चर, रेड हेडेड वल्चर। ये नाम याद रखना है ना, वाइट रम्प्ड, स्लेंडर बिल्ड, इंडियन वल्चर और रेड हेडेड वल्चर। फिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात की जाए तो जो काजीरंगा है वो सर्व करता है वल्चर हैबिटेट की तरह, ऑल्सो सर्व्स एज वल्चर हैबिटेट्स। फिर वल्चर प्रोवाइड करते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज बाय एक्टिंग एज नेचर्स स्कैवेंजर्स, प्रिवेंटिंग स्प्रेड ऑफ डिसीजेज फ्रॉम कैरकासेस।
इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे की बात की जाए तो ये ऑब्जर्व हुआ था फर्स्ट सैटरडे को ऑफ सितंबर टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज बर्ड्स ग्लोबली। ठीक है। नेक्स्ट इज हेल्थ मिनिस्ट्री प्लान्स टू एज लाइसेंस रूल्स फॉर न्यू ड्रग्स ट्रायल्स। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने डिसीजन लिया है कि वो दे आर प्लानिंग टू अमेंड द न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स 2019, जिससे कि प्रमोट किया जा सके एज ऑफ डूइंग बिजनेस इन फार्मास्यूटिकल एंड क्लिनिकल रिसर्च सेक्टर्स। जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं वो पब्लिश हुए थे 28 अगस्त 2025 को, और उनका एम है सिंप्लीफाई करना रिक्वायरमेंट्स को फॉर ऑब्टेनिंग टेस्ट लाइसेंसेज एंड स्ट्रीमलाइन करना प्रोसीजर्स को फॉर एप्लीकेशंस रिलेटेड टू बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़। की हाईलाइट्स की बात करते हैं, जो करंट रिक्वायरमेंट है ऑब्टेनिंग सेपरेट लाइसेंसेज दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय अ नोटिफिकेशन एंड इंटीमेशन सिस्टम टू सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी। फिर स्टैट्यूटरी प्रोसेसिंग टाइम की बात करते हैं तो फॉर टेस्ट लाइसेंस एप्लीकेशंस विल बी कट फ्रॉम 90 डेज टू 45 डेज। कितने दिन से? 90 दिन से 45 डेज तक कम हो जाएगा। सर्टेन बायो अवेलेबिलिटी और बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़ कैन बी इनिशिएटेड बाय सबमिटिंग ओनली एन इंटीमेशन टू द अथॉरिटी। सिर्फ इंटीमेशन दे के आप सबमिट कर सकते हो। रिफॉर्म्स एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फार्मास्यूटिकल कंपनीज, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस एंड एकेडमिशिया। फिर की फैक्ट्स की बात करते हैं तो इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स बाय वॉल्यूम एंड 14th बाय वैल्यू। तो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फार्मास्यूटिकल का वॉल्यूम के हिसाब से और 14th लार्जेस्ट है वैल्यू के हिसाब से। तो वॉल्यूम में हम थर्ड लार्जेस्ट हैं। इंडिया सप्लाइज ओवर 50% मतलब 50% ऑफ द ग्लोबल वैक्सीन डिमांड एंड 20% ऑफ द जेनरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट्स। कितना करता है? 50% ऑफ ग्लोबल वैक्सीन डिमांड एंड 20% ऑफ जेनरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट। जो क्लिनिकल ट्रायल इंडस्ट्री है इंडिया में, इट इज़ वैल्यूड एट अराउंड $3.5 बिलियन 2023 के हिसाब से, एंड इट इज़ प्रोजेक्टेड टू ग्रो रैपिडली विथ रेगुलेटरी एजिंग। फिर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो ये इंडिया का नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है फॉर ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की बात की जाए 1940 की, तो वो गवर्न करता है रेगुलेशन ऑफ ड्रग्स इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि कौन सा एक्ट गवर्न करता है। तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट गवर्न करता है 1940 वाला। फिर न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स की बात की जाए 2019 वाले, तो ये फ्रेमवर्क है अप्रूवल के लिए न्यू ड्रग्स के, एथिक्स इन क्लिनिकल ट्रायल्स एंड ओवरसाइट मैकेनिज्म्स। ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिया टू एनैक्ट लॉ टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इन हाई सीज फॉलोइंग BBNJ एग्रीमेंट। तो इंडिया लॉ एनैक्ट करने वाला है प्रोटेक्ट करने के लिए अपने इंटरेस्ट को हाई सीज में, और फॉलो कर रहा है BBNJ बियॉन्ड, इसका फुल फॉर्म क्या है? बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन एग्रीमेंट। ठीक है, जो अब इसके बारे में हम पढ़ते डिटेल। तो इंडिया विल एनैक्ट अ न्यू लॉ, इंडिया एक न्यू लॉ एनैक्ट करने वाला है अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए इन इंटरनेशनल ओशन वाटर्स आफ्टर द फाइनलाइजेशन ऑफ हाई सीज ट्रीटी। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है कि हाई सीज ट्रीटी को एक और नाम क्या है? तो उसका एक और नाम है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, 5 स्टार लिख देती हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज हैज सेट अप अ 12 मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी। तो 12 लोग हैं उस ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर में, और वो हेड कर रहे सीनियर एडवोकेट संजय उपाध्याय जी। अब की हाईलाइट्स देखते हैं। तो जो हाई सीज ट्रीटी है, जिसको बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन भी बोलते हैं, वो फोकस करती है मरीन रिसोर्स कंजर्वेशन में, सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी यूज़ में, इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग में फ्रॉम मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज, डिमार्केशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज इन हाई सीज, और वो सिमिलर है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के जैसे। हाई सीज़ क्या है? हाई सीज़ आर द रीजन्स। अब इसका डेफिनेशन पूछ सकता है कि हाई सीज़ क्या होती है। तो हाई सीज़ ऐसे रीजन्स है बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर्स इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, मतलब पानी वाला ऐसा एरिया जो अपने टेरिटोरियल वाटर्स और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर है। इंटरनेशनल वाटर्स की बात की जाए तो वो कवर करता है 64% ऑफ द ओशन एरियाज, एंड दे आर ट्रीटेड एज ग्लोबल कॉमन्स। इनको क्या ट्रीट किया जाता है? ग्लोबल कॉमन्स के जैसे, एंड करेंटली फ्री फ्रॉम नेविगेशन, ओवरफ्लाइट, फिशिंग, लेइंग अंडर सी केबल्स एक्सेट्रा। ट्रीटी प्रोविजंस की बात करते हैं तो लीगली बाइंडिंग है अंडर यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, जो 1982 का है। इसके लिए हमको चाहिए रहता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बिफोर मेजर प्रोजेक्ट्स, एंड ऑब्लिगेट्स कंट्रीज टू बिल्ड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी फॉर मरीन गवर्नेंस। ठीक है, की फैक्ट्स में आते हैं हम। तो 55 कंट्रीज हैव रेटिफाइड BBNJ ट्रीटी, और ये रिक्वायर करता है 60 रेटिफिकेशंस टू कम इनटू फोर्स विद इन 120 डेज। कितने दिन में? 120 दिन में। इंडिया इज़ अमंग द टॉप 3 फिश प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, कॉन्ट्रीब्यूटिंग 7.56% टू ग्लोबल प्रोडक्शन। FAO के हिसाब से 7.56% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है ग्लोबल प्रोडक्शन में। अब मरीन रिसोर्सेज की बात करते हैं तो मरीन रिसोर्सेज ऐड करते हैं $7 बिलियन एनुअली टू इंडियाज़ इकोनॉमी।
यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी है, वो अडॉप्ट हुआ था 1982 में। इज़ एन इंटरनेशनल ट्रिटी जो डिफाइन करती है नेशंस के राइट्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इन द यूज़ ऑफ ओशियंस इंक्लूडिंग नेविगेशन, टेरिटोरियल सीज और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, सब में। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट। इन बिहार मोर बॉयज़ ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल देन गर्ल्स। तो अकॉर्डिंग टू यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, कौन से पोर्टल के हिसाब से? यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2024-25 रिपोर्ट, बिहार हैज़ रिकॉर्डेड अ हायर ड्रॉप आउट रेट। तो बिहार का हायर ड्रॉप आउट रेट रिकॉर्ड हुआ है अमंग बॉयज़ देन गर्ल्स। तो बॉयज़ से गर्ल्स का ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट रिकॉर्ड हुआ है इन कंपैरिजन टू बॉयज़ स्कूल्स में। तो जो मैक्सिमम ड्रॉप आउट्स है आर सीन इन क्लास 6th एंड सेकेंडरी लेवल, इंडिकेटिंग चैलेंजेस इन रिटेंशन ऑफ मेल स्कूल्स। तो क्या बता रहा है कि क्या क्या चैलेंजेस है रिटेंशन ऑफ मेल स्टूडेंट्स में इन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है ना, कि इसमें अपन जनरली देखते हैं गर्ल्स में ज़्यादा ड्रॉप आउट है, बट बिहार में हायर ड्रॉप आउट रेट है अमंग बॉयज़ देन गर्ल्स, बॉयज़ में ज़्यादा है। मैंने पहले गलत बोल दिया था। की हाईलाइट्स, अब देखो ये ना डेटा याद नहीं करना है, सिर्फ हम पढ़ेंगे इसको। ओवरऑल ड्रॉप आउट रेट है बिहार में वो 2.9% है, उसमें बॉयज़ का 3.6% है, गर्ल्स का 2.2% है। ड्रॉप आउट रेट जो प्राइमरी क्लासेस में है वो 0.8% है। ड्रॉप आउट रेट जो अपर प्राइमरी में है वो 3.6% है, सेकेंडरी में 11.6 है और हायर सेकेंडरी में 6.6 है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या रीजंस है ड्रॉप आउट के। तो पॉवर्टी है, नीड फॉर चाइल्ड लेबर है, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग पेरेंट्स है, अर्ली मैरिज ऑफ गर्ल्स है, माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज़ है, लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू क्वालिटी स्कूल्स इन रूरल एरियाज़। ठीक है, फिर है नेक्स्ट की फैक्ट्स में आते हैं हम। तो एसर रिपोर्ट के हिसाब से, एसर रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है आप सभी को पता होगा, तो ये निकालती है प्रथम, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रथम एक एनजीओ है ना एजुकेशन के फील्ड में, तो प्रथम निकालती है एसर रिपोर्ट। तो बिहार ने शो किया है इंप्रूवमेंट इन फाउंडेशनल लिटरेसी, इंपॉर्टेंट है, बट रिटेंशन एट हायर लेवल रिमेन्स अ कंसर्न। तो हायर लेवल पे लेकिन रिटेंशन नहीं हो पा रहा है सही तरीके से। बिहार में जो ड्रॉप आउट रेट है सेकेंडरी एजुकेशन में 11.6%, वो लोअर है नेशनल एवरेज से 12.5%, बट हायर जेंडर गैप से बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स इज़ यूनिक, बट हायर जेंडर गैप इन बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स इज़ यूनिक। ठीक है, अब यूनिसेफ की बात करते हैं। तो यूनिसेफ हाईलाइट कर रहा है कि दैट अराउंड 33% ऑफ इंडियन चिल्ड्रन, दैट इज़ 15 से 18 साल के बीच में, आर आउट ऑफ स्कूल मेनली ड्यू टू पॉवर्टी एंड स्कूल सोशल नॉर्म्स। क्या क्या चीज़ों के कारण? पॉवर्टी और सोशल नॉर्म्स के कारण। फिर उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, 1 करोड़ जॉब्स इन 5 years, ऐसा चीफ मिनिस्टर ने बोला है। तो बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार अनाउंस्ड दैट द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू यूथ इन द नेक्स्ट 5 years। अगले 5 सालों में 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगी स्टेट गवर्नमेंट। द अनाउंसमेंट वॉज मेड ड्यूरिंग द फाउंडेशन लेइंग ऑफ 10 स्कीम्स, जिसका वर्थ है ₹900 करोड़ इन गया डिस्ट्रिक्ट। की हाईलाइट्स की बात की जाए तो बिटवीन 2020 से 2025 अराउंड 39 लाख यूथ इन बिहार हैव बीन प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट। जो टारगेट है वो है कि हमको प्रोवाइड करना है 1 करोड़ जॉब्स इन 5 years, और अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख, उस डेटा के हिसाब से हमको 20 लाख जॉब्स हर साल देने पड़ेंगे। फिर 10 स्कीम्स है जिसका वर्थ है ₹900 करोड़, और वो लॉन्च हुई टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट। स्पेशल अटेंशन है विमेन एम्पावरमेंट में विद इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन स्टेट जॉब्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में। जो फाउंडेशन है ऑफ प्रोजेक्ट्स वॉज लेड अंडर द विजन ऑफ 20 years ऑफ डिप्लॉयमेंट सिंस 2005, 20 years ऑफ डेवलपमेंट सिंस 2005। ये हाईलाइट करता है बिहार का प्रोग्रेस इन गवर्नेंस एंड पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स। अब की फैक्ट्स में आते हैं हम। तो एज पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS 2023-24 के हिसाब से जो बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6.8% है, हायर देन नेशनल एवरेज ऑफ 3.2%। तो नेशनल एवरेज कितना है? 3.2%। फिर बिहार का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो अमंग द लोवेस्ट है इंडिया में। फिर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की बात की जाए तो उसने एम्पावर किया है ओवर 1 करोड़ विमेन को थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बिहार में जीविका प्रोग्राम के अंडर। कौन से प्रोग्राम में? जीविका प्रोग्राम। अब यूनियन गवर्नमेंट का क्या टारगेट है कि क्रिएट करना करोड़ ऑफ जॉब्स वाया PLI स्कीम्स। कौन से स्कीम के थ्रू? PLI स्कीम के थ्रू, मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया मिशन। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। कैबिनेट अप्रूव्स ₹1500 करोड़ इंसेंटिव स्कीम टू प्रमोट क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग इन द कंट्री। तो यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अप्रूव किया है 1500 करोड़ का इंसेंटिव स्कीम, जिससे डेवलप हो पाएगी रिसाइकलिंग कैपेसिटी फॉर क्रिटिकल मिनरल्स फॉर सेकेंडरी सोर्सेज सच एज ई-वेस्ट और बैटरी वेस्ट। की हाईलाइट्स की बात करते हैं। जो स्कीम है इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। टेन्योर है 6 साल, फाइनेंशियल ईयर 25-26 से 2030-31।
एलिजिबल फीड स्टॉक की बात की जाए तो वो इंक्लूड करता है ई वेस्ट, लिथियम आयन बैटरी स्क्रैप, अदर स्क्रैप जैसे कैटालिटिक कन्वर्टर्स इन द एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स। फिर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात करते हैं तो कैपेक्स सब्सिडी की बात की जाए तो 20% ऑन प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट में और यूटिलिटीज़ में। फिर ओपेक्स सब्सिडी की बात की जाए तो इंक्रीमेंटल सेल्स में 40% है सेकेंड ईयर में, बैलेंस 60% है फिफ्थ ईयर में। ये सब फैक्ट्स नहीं याद रखना है, ठीक है। सीलिंग की बात की जाए तो 50 करोड़ है फॉर लार्ज एंटिटीज़, 25 करोड़ है फॉर स्मॉल एंटिटीज़। अब हम आते हैं की फैक्ट्स में। तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जो है, इट इज़ अ 7 ईयर 34,300 करोड़ रुपीज़ इनिशिएटिव है। ये इंपॉर्टेंट है ना, ये मिशन याद रखिएगा, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। ये लॉन्च हुआ था अर्ली 2025 में बॉल्स्टर करने के लिए इंडिया के सेल्फ रिलायंस को क्रिटिकल मिनरल्स में, और कवर करता है एक्सप्लोरेशन, माइनिंग में, प्रोसेसिंग में, रिसाइकलिंग में, ऑफशोर एक्टिविटीज़ में और ग्लोबल एक्विजिशंस में, जिससे सपोर्ट मिल सके ग्रीन एनर्जी को, टेक्नोलॉजी को और स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज़ को। इंडिया इंपोर्ट कर रहा है 90% ऑफ इट्स लिथियम, 85% ऑफ इट्स कोबाल्ट, 80% ऑफ इट्स निकल और ऑल क्रिटिकल फॉर ईवी बैटरीज एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ग्लोबल डिमांड है जो क्रिटिकल मिनरल्स की, वो एक्सपेक्टेड है टू राइज 4-fold बाई 2040 IEA के रिपोर्ट के हिसाब से 2023। और जो इंडिया का ई वेस्ट है वो अभी 16 लाख टन से CPCB 2022-23 के हिसाब से, और जो ग्रो कर रहा है 30% एनुअली। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब हम आते हैं मेंस के टॉपिक में। मेंस में 2 एडिटोरियल पढ़ना है हमको। फर्स्ट इज एक्सेस रेन इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर डैमेज कॉज्ड बाय नेग्लेक्ट ऑफ स्लूइसेस। तो देखो ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है, पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एक्सेस रेनफॉल हो रही है, तो उसके पर्सपेक्टिव से हम डिज़ास्टर वाला पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे इसमें। हेवी रेन्स एंड फ्लडिंग इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना हैव हाईलाइटेड वीक डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, उसमें हाईलाइट हुआ है कि कितना ज़्यादा वीक डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है और इंफ्रास्ट्रक्चरल नेग्लेक्ट है। डिस्पाइट हाई कैपेसिटी रिजर्वॉयर्स एंड बैराज सिस्टम्स, पुअर मेंटेनेंस है, वीक स्लूइस मैनेजमेंट है और अर्बन प्लानिंग फेलियर्स हैं, जो जिसने मैग्नीफाई किया है डैमेज को। की हाइलाइट्स की बात की जाए तो 2024 में आंध्र प्रदेश रिसीव 27% ऑफ इट्स एनुअल रेनफॉल इन जस्ट 2 days। अगस्त 2025 की बात की जाए तो विजयनगरम लॉन्च्ड अ 46% एक्सेस विद सम पार्ट्स रिकॉर्डिंग अप टू 90% एक्सेस रेनफॉल। रिजर्वॉयर स्ट्रेस की बात करते हैं तो जो मेजर रिजर्वॉयर्स है जैसे श्रीशैलम, नागार्जुना सागर, ये इनमें बहुत कम स्पेस बची एडिशनल इनफ्लो के लिए। 2024 के हिसाब से बूदा मेरू, जिसमें 7,000 क्यूसेक्स कैपेसिटी है, उसने 35,000 क्यूसेक्स रिसीव कर लिया पानी, और इसी के कारण विजयवाड़ा में फ्लड्स आ गया। इंफ्रास्ट्रक्चरल वीकनेस की बात की जाए तो जो पुराने बैराजेस हैं लाइक प्रकाशम बैराज हैड अनरिपेयर्ड गेट्स, तो उसमें रिपेयरिंग नहीं हुई थी गेट्स में, हैम्परिंग वाटर रिलीज। अलॉन्ग द गोदावरी फ्लड बैंक्स नियर भद्राचलम सैंक कोलैप्स्ड, तो भद्राचलम के पास जो फ्लड बैंक्स है वो कोलैप्स हो गए गोदावरी में। अर्बन प्लानिंग फ्लॉज की बात की जाए तो सिटीज़ लाइक विजयवाड़ा ने फेस किया एनक्रोच्ड स्टॉर्म वाटर चैनल्स, कॉन्क्रीटाइज्ड सरफेसेस एंड पुअर ड्रेनेज सिस्टम, जिसने रिड्यूस किया वाटर एब्जॉर्प्शन को। इंस्टीट्यूशनल गैप्स की बात की जाए तो डिस्पाइट एन एस्टैब्लिश्ड डिजास्टर मैनेजमेंट अपैरेटस, फोकस है अभी काफ़ी ज़्यादा एडहॉक रिलीफ में। एग्जाम्पल तेलंगाना ने सैंक्शन किया 1 करोड़ पर डिस्ट्रिक्ट इंस्टेड ऑफ लॉन्ग टर्म फ्लड रेजिलियंस। ठीक है, रिकरिंग प्रॉब्लम है ये काफ़ी ज़्यादा। तो 2024 और 2025 दोनों में इंटेंस रेनफॉल हुई अगस्त सितंबर में। रिपीटेडली उसने इनंडेट किया कृष्णा गोदावरी सिस्टम को, रिफ्लेक्टिंग सिस्टमैटिक फेलियर रेदर देन एक्स्ट्रॉर्डनरी वेदर अलोन। ठीक है, अब इसमें चैलेंजेस क्या है कि पुअर गेट मैनेजमेंट था बैराजेस में, वीक फ्लड इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसमें अनरिपेयर्ड गेट्स थे, इनकम्प्लीट फ्लड बैंक्स था, एनक्रोचमेंट्स था। अर्बन प्लानिंग बहुत ख़राब थी ड्यू टू पुअर ड्रेनेज एंड अनचेक्ड कॉन्क्रीटाइजेशन। फिर इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया था जिसमें रिलीफ सेंटरिंग होते हम ज़्यादा रेदर देन प्रिजर्वेशन सेंटरिंग। हम बोलते हैं ना कि हमको फोकस करना चाहिए प्रिवेंशन पे, लेकिन हम रिलीफ मेजर्स पे फोकस करते हैं। हाई रिस्क एक्सपोजर था ड्यू टू कल्चरल स्टीरियोटाइप्स, ट्रीटिंग फ्लडिंग एज नेचुरल कैलामिटी रेदर देन प्रिवेंटेबल डिजास्टर। अब वे फॉरवर्ड की बात करते हैं तो रिजर्वॉयर मैनेजमेंट है जिसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे प्री एम्प्टिव वाटर रिलीज पॉलिसीज़ और फ्लड कुशंस एब्जॉर्ब करने के लिए, सर्जेस को एब्जॉर्ब करने के लिए। स्ट्रेंथन करेंगे फ्लड इंफ्रास्ट्रक्चर को जिसमें कंप्लीट पेंडिंग फ्लड बैंक्स रहेंगे, अपग्रेड करेंगे स्लूइसेस को और इंश्योर करेंगे गेट मेंटेनेंस बिफोर मानसून। अर्बन रेजिलियंस की बात करते हैं तो प्रोटेक्ट करना है स्टॉर्म वाटर चैनल्स को, रिस्टोर करना है परमिएबल सर्फेसिस को फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन और इम्प्लीमेंट करना है सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग को। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात की जाए तो शिफ्ट फ्रॉम रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन
तो लॉन्ग टर्म फ्लड मिटिगेशन पे फोकस करना है और ऐसी स्ट्रैटेजीज जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के लिए भी फिजिबल हो। फिर कम्युनिटी अवेयरनेस लाना है जिसमें हम प्रमोट करेंगे फ्लड प्रिपेयर्डनेस एजुकेशन, लोकल मॉनिटरिंग सिस्टम्स और इनकरेज करेंगे क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर पॉलिसी इंटरवेंशन की बात करते हैं तो हम इंटीग्रेट करेंगे क्लाइमेट एडेप्टेशन प्लान्स को इनटू स्टेट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़ और इंश्योर करेंगे अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। तो आई होप ये क्लियर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट एडिटोरियल में। द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट विल इंश्योर स्पोर्ट्स बॉडीज डू नॉट फंक्शन एज fiefdoms serving the interest of sports person। एक्चुअली क्या है, अभी स्पोर्ट्स के फील्ड में काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो उस रेफरेंस में बोला है कि जो नया एक्ट आ रहा है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और उसके क्या चैलेंजेस हैं। तो गवर्नमेंट ने अभी इंट्रोड्यूस किया है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट में 2025 में। क्या किस काम से, मतलब उसका क्या ऑब्जेक्टिव है कि वो ट्रांसपेरेंसी लाएगा, अकाउंटेबिलिटी लाएगा और एफिशिएंसी लाएगा फंक्शनिंग में स्पोर्ट्स फेडरेशन में। The Act aims to prevent sports bodies from being run as personal fiefdoms and ensure they prioritize the interest of sports person over administration। और उसमें ये फोकस किया जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन से पहले वो स्पोर्ट्स पर्सन के प्रेफरेंसेस को फोकस दे। फिर नेक्स्ट इज की हाइलाइट्स। तो बैकग्राउंड की बात की जाए तो स्पोर्ट्स गवर्नेंस इंडिया में है वो काफ़ी उसको क्रिटिसाइज़ किया जा चुका है पहले से ही, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के कारण, एंट्रेंस लीडरशिप के कारण और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कारण नेशनल फेडरेशंस में, जैसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में अभी हुआ था। पर्पस क्या है इस एक्ट का कि अलाइन करना है इंडियन स्पोर्ट्स गवर्नेंस को विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, प्रमोट करना है एथलीट वेलफेयर और कर्व करना है माल एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पोर्ट्स बॉडीज़। फिर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो जो एक्ट है वो मैंडेट करता है ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, टेन्योर की लिमिट्स है कितने साल आप रह सकते हो और फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑफिस बियरर्स। एथलीट सेंट्रिक अप्रोच की बात की जाए तो इंश्योर करता है फेडरेशंस प्रायोरिटाइज द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ एथलीट्स रेदर देन पर्सनल एम्बिशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस। तो ये क्या प्रायोरिटाइज करे, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ एथलीट्स। इंडिपेंडेंट ओवरसाइट की बात की जाए तो ये इस्टेब्लिश करता है स्पोर्ट्स गवर्नेंस ट्रिब्यूनल फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल, ओवरसाइट और कंप्लाइंस मॉनिटरिंग। लीगल बैकिंग की बात करते हैं तो जो एक्ट है वो डिराइव करती है अथॉरिटी फ्रॉम एंट्री 33 ऑफ स्टेट लिस्ट और एंट्री 97 ऑफ यूनियन लिस्ट, जो एनेबल करता है सेंट्रल लेजिस्लेशन ऑन स्पोर्ट्स गवर्नेंस। इंटरनेशनल रिलेवेंस की बात करते हैं तो ये इंडिया को लाता है, ब्रिंग्स इंडिया इन लाइन विद ओलंपिक चार्टर नॉर्म्स, जिसमें मैंडेट है कि वो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ स्पोर्ट्स फेडरेशन पे फोकस करे। जुडिशियल कंटेक्स्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशंस हैं इन द फंक्शनिंग ऑफ बीसीसीआई एंड अदर स्पोर्ट्स बॉडीज़, वो हाईलाइट करते हैं द नीड ऑफ स्टैट्यूटरी रिफॉर्म इन स्पोर्ट्स गवर्नेंस। ठीक है। फिर चैलेंजेस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस है फ्रॉम एंट्रेंस्ड स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशंस विद वेस्टेड इंटरेस्ट्स, रेजिस्टेंस आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। फिर पॉसिबल फ्रिक्शन है बिटवीन ऑटोनॉमी ऑफ स्पोर्ट्स फेडरेशन एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन। रिस्क है ब्यूरोक्रेटिक ओवर रीच का इफेक्टिंग स्पोर्टिंग फ्रीडम। नीड है फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट एज पास्ट रिफॉर्म्स ऑफन रिमेन्ड ऑन पेपर। और कोऑर्डिनेशन इश्यूज़ है सेंटर और स्टेट के बीच में ओवर स्पोर्ट्स गवर्नेंस। ठीक है। वे फॉरवर्ड की बात करते हैं हम कि हम क्या कर सकते हैं। तो हम स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन लाएंगे जिसमें इंश्योर करेंगे कंप्लाइंस विद एक्ट थ्रू रेगुलर ऑडिट्स, पेनाल्टीज़ और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग। एथलीट रिप्रेजेंटेशन करेंगे सही तरीके से, जिसमें मैंडेट करेंगे एथलीट रिप्रेजेंटेशन इन स्पोर्ट बॉडीज़ फॉर डिसीजन मेकिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस करेंगे जिसमें प्रोवाइड करेंगे ट्रेनिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स इन मॉडर्न स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ग्रास रूट फोकस करेंगे जिसमें हम एक्सटेंड करेंगे गवर्नेंस रिफॉर्म्स को स्टेट और डिस्ट्रिक्ट फेडरेशंस पे प्रिवेंट करने के लिए लाइट कैप्चर। डिजिटल गवर्नेंस पे फोकस करेंगे जिसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे ऑनलाइन इलेक्शन सिस्टम, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर और एथलीट ग्रीवेंस पोर्टल्स फॉर ट्रांसपेरेंसी। और ग्लोबल कोलैबोरेशन लाएंगे जिसमें हम बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीखेंगे ऑफ स्पोर्ट्स गवर्नेंस इन कंट्रीज़ लाइक यूके, ऑस्ट्रेलिया, जिससे हम इम्प्रूव कर सकें अकाउंटेबिलिटी को। ठीक है। तो आई होप ये एडिटोरियल भी क्लियर है। अब हम शाम को मिलेंगे इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को लेके। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।